वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह आ ही जाती अगर अंबर झूम के नाचा होता, वो सुबह आ ही जाती अगर धरती ने नगमा गाया होता, वो सुबह आ ही जाती अगर उस उदासी ने खुशियों को मारा ना होता। वो किसान ही थे जिन्होंने सोबतों के झूलों पर गुलामी का झूला झूला था, फिर वो सुबह आकर भी आखिर कैसे आ जाती। वो सुबह नहीं आई पर वो सुबह कभी तो आएगी। मुकद्दर के पसीने से फसल को पानी देता किसान उसी सुबह के उजालों में आंखों की रोशनी दिए बैठा है, लेकिन जिंदगी के अफसानों में फरेब इस कदर घुल गया है जिस कदर मिट्टी में धरती पुत्र की उम्मीदें। पेट काट कर भूख का इंतजाम करने वाला किसान पाप का भागी नहीं, लेकिन माथे पर लिखी मौत को वो कैसे धो पाए। संसद और संविधान के दायरे में उल्लेख की जगह तो मिल नहीं पाई, लेकिन धरती के टुकड़ों पर जिंदा वो किसान आज भी संसद को निहारता है। आसमान से बारिश नहीं आती तो सिक्कों की खनखनाहट पर वो आज भी दिवाली मनाता है। धरती में दबी बेचैनियों पर खुद की छाती पीटता वो किसान पिछले 68 सालों से बेबस है, तो दोष इसमें किसका है? जैविक खेती और आधुनिकता की बात से परे आज भी किसानों की जीविका भूखी और प्यासी है। हक, हिस्सेदारी और भागीदारी के ढोंग में वो सब चला गया है जिसका वजूद आज भी होना चाहिए था। घोटाले की तपिश पर चूल्हों की आग भी शांत हो जाती है, फिर विधानसभा में शोर और तालियों का तमाशा किस लिए? सिस्टम और सियासत के कानून कायदे सिर्फ नाइंसाफी के किस्सों में हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी का एहसास आज भी नहीं है। नई सरकार में पुरानी परंपराओं का चलन उस चलचित्र की तरह बन गया है जिसे हर बार अलग अलग ढंग से दोहराया जाता है। लाभ और शुभ की भाषा समझने वाला किसान बेबस है, तो ये बात सब जानते हैं, लेकिन इस बेबसी पर राजनीति क्यों होती है ये कोई नहीं जानता। ओलावृष्टि में तबाह हुई फसलों पर कई घर अपनों के खोने पर खामोश हो गए थे, तो उन घरों से रोने की आवाज फिर आई है। सफेद मक्खी का खाया कपास सड़ गया तो सिस्टम ने भी अपनी भूमिका निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सालों से जो होता आया वो फिर हुआ और फिर एक बार उस फसल में घोटाले का दीमक लग गया है जो किसान की इकलौती पूंजी है। धान खरीद घोटाला एक ऐसा घोटाला जिसने किसानों की जीविका को प्यासा ही मार दिया और उस सुबह को भी मार दिया जिसके इंतजार में 68 वर्षों की इंतहा है। 30 मार्च तक पूरा करके सरकार को दे देते हैं, उसके बाद मिल चलाने के लिए हमको धान बाहर से लाना पड़ता है। धान ला करके और डोमेस्टिक में या किस तरीके से हमने खर्चे पूरे करने हम लाते हैं। जो कोई भी पार्टी या कोई भी ये कहता है कि ये सब घोटाला है, हम बाहर से ला करके और लाते हैं अपने नाम से, अपने बिल हमारे नाम से बिल होता है, हम उसको मार्केट में तो ये ट्रक जो पकड़े जाने का मामला ये सब जो है ना मन गढ़ंत बातें हैं। जानबूझ करके उसको दोषी ठहराया है, जानबूझ के प्रोपगंडा किया जा रहा है, ना ही कोई ऐसा काम है। अगर कोई गलत काम करता है वो अपने आप भुगतेगा। ऐसे में विपक्ष के साथी कभी दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा प्रदेश की मंडियों को पिकनिक स्पॉट मान करके कभी टूर करने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं वो जमीन पर है नहीं। उनको आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा
और ये सच्चाई जानने पड़ेगी कि वो आज जनता के असली मुद्दों से दूर क्यों हो रहे हैं। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। धान खरीद में किसान एक बार फिर बिका। 250 रुपए का गड़बड़ झाला बोरियों में लाद लाद कर गोदामों में सजा दिया गया और इन आरोपों पर ऐसी बिसात का मेला लगा जिसमें सबको राजनीतिक प्रेरणा से अपना हित सुरक्षित करना था। धान खरीद घोटाले पर हमने एक गहन रिसर्च के साथ ये समझने की कोशिश की कि आखिर इस घोटाले का सच क्या है। सदन में विपक्ष ने धान खरीद घोटाले का मुद्दा उठाया। विपक्ष धान खरीद में करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। विपक्ष की ओर से इस मामले में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। पूर्व सीएम हुड्डा इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर रहे हैं। घोटाले में सरकारी संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दस्तावेजों के आधार पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। विपक्ष के मुताबिक दस्तावेजों में घोटाले से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। धान खरीद में हुए इस घोटाले को समझे तो ये घोटाला एमएसपी और सरकार द्वारा तय मानकों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था। प्रदेश में ज्यादातर किसानों को धान की कीमतों का भुगतान 1200 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इस स्तर का महा घोटाला सरकारी संरक्षण और मिली भगत के बिना संभव नहीं है। इस घोटाले को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 2 पत्र राज्यपाल को सौंपे गए हैं। इन पत्रों में धान खरीद घोटाले की पूरी सच्चाई होने का दावा किया जा रहा है। धान खरीद में हुई व्यापक अनियमितताओं के संबंध में लगातार शिकायत हुई। इस पूरे घोटाले के कारण धान उत्पादक करने वाला किसान बर्बादी की कगार पर है। सरकार इस घोटाले को बेबुनियाद बता रही है। खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने इस पर सफाई दी है। वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान 53.82 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई। साल 2014 में इसी अवधि के दौरान 53.82 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई थी। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा 42.22 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। मिलर्स और डीलर्स द्वारा लगभग 11.60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। हरियाणा सरकार की ओर से 13 प्रशासकीय सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है। इन सचिवों को सरकार द्वारा राइस मिलर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार भले ही इस घोटाले को व्यापक नहीं मान रही हो, लेकिन सच कुछ और ही है। जिन 250 रुपए का जिक्र पूर्व सीएम हुड्डा ने किया है, उन पैसों को लेकर किसान खुद भी सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपए तय किया गया है, लेकिन प्रभावित किसानों का कहना है कि उन्हें 1200 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि 250 रुपए आखिर कहां जा रहे हैं। विवाद इतना भर नहीं है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने लाभकारी मूल्य देने का वादा करके उनके साथ बड़ा धोखा किया है। दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति क्विंटल धान की फसल पर 1700 रुपए की लागत आती है, जबकि बासमती के धान पर 2103 रुपए। लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य की कहानी कुछ और ही है। 250 रुपए के इस हेर फेर में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो गली गली जगह जगह जाकर किसानों को इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ एकजुट करने का काम करेगी, और दूसरी तरफ सरकार अपने रुख पर अभी भी कायम है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह मुद्दा अहम है,
लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इस पूरे किस्से में किसी भी पार्टी का ये लक्ष्य है कि वाकई में अगर घोटाला हुआ है तो किसानों को इंसाफ मिले? भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया, और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद, और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। तो बराला जी, लगातार विपक्ष सुबह से जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, विपक्ष इसी बात पे अड़ा था। पहले तो काम रोको प्रस्ताव लाए, फिर चलिए इस मोशन में इस पर डिस्कस हुआ। लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि आप इंक्वायरी मार्क कर दीजिए, आप इंक्वायरी मार्क कर दीजिए। जब फिजिकल चेकिंग के लिए मिलर्स हो जाएगी, उसके बाद भी विपक्ष इंक्वायरी पर अड़ा था। तो इंक्वायरी मार्क करने से कतरा क्यों रही है सरकार, भले ही आपने कहा कि ये घोटाला नहीं? देखिए, सारी बातें जब विधानसभा के अंदर स्पष्ट हो चुकी हैं तो कोई घोटाला है ही नहीं, और सारी बातें स्पष्ट होने के बाद भी विपक्ष का एक बात के ऊपर अड़े रहना कि इसकी कोई इंक्वायरी करवाएं, इसका मतलब केवल ये है कि बिना मतलब का कोई मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। जो कुछ हुआ ही नहीं, जो कोई घोटाला नाम की कोई चीज है ही नहीं, उसको घोटाला दिखाने की जो मंशा विपक्ष की थी, सत्ता पक्ष और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उस बात को कहीं भी स्वीकार नहीं है। क्योंकि कहीं भी एक भी किसान ने इस बात की कहीं कोई शिकायत नहीं की है कि जिसका धान, जिस किसान का धान 17% जो मुआवजा है, जो स्वीकार्य है खरीद के लिए, जो मानदंड तय किए गए, और वो हमारी सरकार ने नहीं, वो पूर्व से चले आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी उसी प्रकार की प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था, आज भी वही सिस्टम है। कहीं भी 17% मुआवजा का किसी भी किसान का धान अगर तय रेट से कम खरीदा गया तो उसकी जवाबदेह सरकार है, ऐसी कहीं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर अड़ा हुआ है विपक्ष, ऐसी बातें आ रही हैं, सीएम ने खुद उठ के क्लैरिफिकेशन दी, वो फिजिकल चेकिंग के लिए मिलर्स की मान गए, तो इंक्वायरी से घबराना क्यों? विपक्ष का यही कहना है कि घबरा क्यों रही है? देखिए, ऐसा कुछ भी मंत्री जी का जो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने का जो एक मसला है, वो एक दूसरे विषय पे है। विपक्ष के लोग एक इस बात का आरोप लगा रहे थे
कि कुछ मिलर्स जिन्होंने धान की खरीद की नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड में दिखाया, सरकारी एजेंसियों से पेमेंट उन्होंने ले ली कि इतना धान मैंने खरीद लिया, मिल में उसके धान है नहीं, वो कहीं बाहर से चावल लेकर के आएगा और वो उसके स्टॉक में दिखा देगा। ये जो आरोप था, इसकी जांच की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां कहीं थोड़ी भी शक की गुंजाइश दिखेगी, उस हर बात की जांच हमारी सरकार करवाने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष अगर वैसे हवा में कोई मुद्दा खड़ा करेगा तो उसकी जांच का तो कोई अर्थ है ही नहीं। सबको बुलाया, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने एक सोच बना ली, उन्होंने ये कह दिया कि हम इस इश्यू पे किसी कीमत पे जांच नहीं कराएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने चौथे लोगों को बचाने का काम कर रही है। इसलिए इस इश्यू पे वो बारी बारी से एक ही बात कह रहे हैं कि जहां 24% मॉइस्चराइजर आ जाएगा वहां किसान को उसका पैसा कटवाना पड़ेगा। हमने भी उनसे कहा कि ये बात ठीक है, बहुत सी ऐसी जो धान आएगा बाजार में, उसमें कोई एक आधी दो ढेरी ऐसी हो सकती है जिसमें कहीं कोई मॉइस्चराइजर हो, उस किसान का पैसा काट लिया जाए। पर यह पहली दफा हुआ है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि 100 की 100% किसान का जो धान बाजार में गया उसमें से 150 से 200-250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से काटे गए। और ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो लोग मानने को तैयार नहीं है जिन्होंने कभी खेती नहीं करी, जिन्होंने कभी धान नहीं बोए। अगर कभी खेती की होती, धान बोया होता, तो फिर इस बात के ऊपर सरकार जो है इतना समय नहीं लगाती, 100% इंक्वायरी के ऑर्डर करती। ये छोटा घोटाला नहीं है, कांग्रेस के 10 साल के घोटालों से बड़ा घोटाला है। तो अब आप इसको लेकर मांग उठाएंगे कैसे? 100% हम कल से इस बात के ऊपर हमने सरकार को सारी बातें विस्तार से बताई खोल करके कि कैसे कैसे इन पैसों की बंदरबांट हो रही है। और हमने ये भी पूछा कि अगर सरकार ये कहती है कि सरकारी एजेंसी ने खरीदा है, तो फिर जो पैसा था वो क्या सरकारी एजेंसी के पास आ गया, या फिर उस पैसे को कौन खा गया? सरकार ये बता दे। ना तो ये बताने को तैयार हाउस के अंदर कि वो पैसा हमारे पास आ गया, और ना ये बताने को तैयार कि वो पैसा किस एजेंसी के पास चला गया। तो इसका मतलब सीधा सा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए इस सारी चीज को बचाने का प्रयास किया जाए। हम अपने शांत प्रिय तरीके, हम अपने प्रजातांत्रिक ढंग से हम लोगों की समस्या को उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम कोई यहाँ पे ये नहीं है कि अपनी हाजिरी लगाने आए। इनेलो ने भी इस मसले को उठाया। पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? ये जो धान का जो इश्यू है, ये बहुत बड़ा मामला था। हमने कल इस इश्यू को लेकर के सबसे पहले सदन के अंदर काम रोक को प्रस्ताव दिया था, और हमें तो उसी वक्त सरकार की नीयत का अंदाजा लग गया था कि जब हमने काम रोक को प्रस्ताव दिया और उसको उन्होंने कॉल अटेंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे साफ जाहिर हो गया था कि सरकार की मंशा इस पे ठीक नहीं है। हमने कल इस इश्यू को लेकर के 3.5 घंटे तक सदन के अंदर बहस करी। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि हम जांच नहीं करेंगे। हमने भी उनसे साफ कह दिया कि हम इस इश्यू को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, और आज के लिए भी कहा था कि हम इस इश्यू को फिर आज उठाएंगे। आज उसी इश्यू को लेकर के हमारे लोग, कांग्रेस के लोग जब इसमें चर्चा के भाग लेना चाह रहे, कांग्रेस के लोगों की नीयत साफ नहीं थी, ठीक नहीं थी। अगर नीयत साफ और ठीक होती तो कल इस इश्यू पे चर्चा करते। उन्होंने तो केवल मात्र एक काम किया। आज जब वो मेरे साथ से वेल में जा रहे थे तो मैंने 2-3 कांग्रेस के लोगों से पूछा था, अरे मैं कहा आज तुम्हारे किसान कैसे याद आए? तो कहने लगे हम तो आज लीड लेने आए हैं, अखबार की सुर्खियां बढ़ने आए। ये केवल सुर्खियां बढ़ने के लिए है। तो ये रिवायत कांग्रेस ने चलाई, और मैंने तो इनको नेम करने के बाद भी स्पीकर से कहा था कि आप उनको वापस बुलाओ, आप कांग्रेस ने जो रास्ते दिखाए आप उन पर ना चलो। लेकिन आप ये मान करके चलो कि इस सरकार में भी कुछ ऐसे लोग हैं
केवल मात्र अपनी बात कहना चाहते हैं, बात सुनना नहीं चाहते। इसलिए आज सारे विपक्ष को नेम किया गया। पहले कांग्रेस को निकाला, अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मेंबर्स जो बिजली के इश्यू को लेकर के, हमने धान के इश्यू पे तो साफ कर दिया और कह दिया कि लोगों के बीच में जाएं। हम बिजली के इश्यू पे मुख्यमंत्री से मिले थे और हमने उनसे बारी बारी यही बात कही थी कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिजली के रेट हरियाणा प्रदेश के देश में सबसे ज्यादा है और ये जो बढ़े हुए रेट है ये वापस लेने चाहिए। जो उपभोक्ता बिजली के पैसे दे रहे उसको आप बिजली पूरी दे नहीं रहे और उसके रोजाना रेट बढ़ाए जा रहे हो, तो वो कहां से दे रहे? हाँ, उसी इश्यू पे हमें उनको नेम किया है। हम लगातार 23 तारीख से इस इश्यू को लेकर के धरने पे बैठे। अब हम जहां धान का मामला लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, बिजली के इश्यू को भी लोगों के बीच में ले जा करके और लोगों से पूछेंगे कि क्या आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। चूंकि आबिद सिंह चौटाला नेता इनेलो हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस को नेम किया गया क्योंकि घोटाले की जांच की मांग कर रहे थे और अब बिजली का मसला जो एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सड़कों पर था। आपको पहले ही हम बता चुके हैं, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने बताया था कि अब धान के स्कैंडल के बाद बिजली का जो झटका है वो सदन के अंदर लगने वाला है और वो सदन के अंदर बिजली का जोरदार झटका लगा। पूरा विपक्ष बाहर आ चुका है, सदन में अभी भी हंगामा चल रहा है। जी राकेश गुप्ता मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी, क्योंकि अलग अलग टीमें हरियाणा न्यूज की काम कर रही हैं। राकेश जी, अभी भी अंदर हम हंगामा देख रहे हैं, आप अंदर से बाहर आए हैं, क्या? बिल्कुल, देखिए नवजोत जी, इस समय सदन में गतिरोध बना है। दोनों पक्ष के विधायक जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस के जो लोग हैं पहले ही नामित किए जा चुके थे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उनका नेम रिवोक कर दिया है, लेकिन सशर्त रिवोक किया है कि वे धान घोटाले की बात जो है सदन में नहीं करेंगे। और कांग्रेस के नामित होने के बाद जिस तरह से इनेलो ने इस बात को उठाया है, अब इनेलो के जो सदस्य हैं सदन में उन्हें भी नेम कर रहने वाला है। जिस बात का हमने जिक्र सत्र शुरू होने से पहले किया था वही हो रहा है। अंदर अब पहले धान घोटाले को लेकर बवाल हुआ और अब बिजली के मुद्दे से अंदर सदन में बिजली का जोरदार झटका लगा हुआ है, जिसकी जो तपिश है वो बाहर तक महसूस के आ रहे हैं उसको यहाँ इस प्रकार से रखने का, क्योंकि जो घोटाला हुआ ही नहीं तो उसकी किस प्रकार से वो जांच की मांग करते हैं। और जहां तक जिस प्रकार से धान की खरीद इस बार पूरे प्रदेश में हुई है, 42 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अभी तक धान की खरीद हरियाणा प्रदेश के अंदर हो चुकी है, पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है। और 17% मॉइस्चर का जो धान आया किसान का मंडी में, वो सरकारी रेट पर बिका या फिर जो सरकारी रेट पर नहीं, जो कॉमन जो धान है वो 2000 रुपए तक भी वो बिका है मार्केट के अंदर। इसलिए कांग्रेस का ये इस प्रकार का जो आरोप है बिल्कुल आधारहीन आरोप है और इसका मुख्यमंत्री जी ने बिंदुवार इसका जवाब भी दिया है। यदि मांग आ रही है तो सरकार को इंक्वायरी करवाने में क्या डर है? देखिए, जब कोई घोटाला घपला है ही नहीं तो किस प्रकार की जांच? आज इस प्रकार का एक हवा में मुद्दा लेकर के आए हैं, कल कोई और इस प्रकार का मन घड़ंत मन की बात को इस प्रकार की लेकर के आ जाएंगे, तो आधारहीन किसी भी आरोप की जांच कराने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। अगर इसी तरह गतिरोध सदन में बना रहता है तो भाजपा की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमने तो पिछली जो कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी की जो सरकारें रही उनसे अलग रवैया अपनाया। एक अतिरिक्त सत्र बुला करके सबको अपनी बात कहने का मौका दिया। हम तो यही कहेंगे कि विपक्ष अपनी जिद छोड़ दें, सरकार जब उनको पूरा मौका दे रही है तो उनको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। एडजर्नमेंट हो गया, 15 से 20 मिनट तक का बढ़ाया गया, अब क्या रणनीति लेकर आप दोबारा से जाएंगे? देखिए मैडम, ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि हरियाणा के किसानों के साथ जो सरकार की देखरेख में उनकी मिली भगत से अधिकारी और व्यापारियों ने जो एमएसपी था 1450 रुपए का, सरकार से 1450 रुपए का भुगतान हुआ और वो भुगतान किसानों को ना होकर के जो मिल मालिक हैं और जो जिलों में अधिकारी हैं और इसमें कई मंत्री भी शामिल हैं, तो कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। हमने मांग की थी कि आप इसकी जांच सीबीआई से कराएं या किसी हाईकोर्ट की जज से कराएं, और सरकार ने उसको ना मान करके हमारे साथ इसमें पहली ज्यादती की हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया था, जिसको कि सरकार ने कॉलिंग अटेंशन में कन्वर्ट कर दिया। जब हमारी पार्टी काम रोको प्रस्ताव लेकर के आ रही है तो हम तभी समझ गए थे कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। कल भी हमने सभी सदस्यों ने खड़े होकर के सरकार को
समझाने की कोशिश की कि ये स्कैंडल किस तरीके से हुआ है। लेकिन बार बार बीजेपी के नेता सुभाष बराला या बाकी भी ये कैटेगोरिकली स्टेट कर रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ गुमराह करने की बात कर रहा है, हम इंक्वायरी क्यों मांग करें जब ये घोटाला ही नहीं। अगर वो घोटाला मानने के लिए ही तैयार नहीं है तो आपको कैसे लगता है कि वो इंक्वायरी की बात है आपकी माने? मैडम, कल हाउस में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने खुद ये माना कि हाँ, वो व्यापारी जिनको धान हम देते हैं, वो चावल बना के हमें देते हैं, उनको घाटा होता है। और आज मुख्यमंत्री खुद व्यापारियों की वकालत कर रहे हैं कि उनके घाटे को पूरा करने की जिम्मेवारी सरकार ने अगर ली है तो किसान कहाँ जाएंगे। सरकार की जिम्मेवारी पहले किसानों के हितों की रक्षा करना है, उनका जो खून पसीने की कमाई है उसके उत्पादन का मूल्य सरकार को देना चाहिए, और वो ना दे करके व्यापारियों की जेबों को भरने में लगे हुए हैं। जो पैसा किसान की जेब में जाना चाहिए था वो पैसा सरकार की मिली भगत से अधिकारी और व्यापारियों की जेब में गया है। हम इस मुद्दे पर यही मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार ये समझती है कि इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये इंक्वायरी कराने से क्यों डरते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम इंक्वायरी की बात मान लेंगे तो इसका मतलब है कि सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, वो ये मान लेगी कि कोई घोटाला हुआ था, इसीलिए वो इंक्वायरी की बात को मान ही नहीं रहे हैं। जितनी भी बीजेपी के बड़े नेताओं से हमारी ये बात हुई वो कैटेगोरिकली ये स्टेट कर चुके हैं। एक बात तो ये हो गई, अगर सरकार अपने रुख पर कायम रहती है, अब सदन की दोबारा कार्रवाई शुरू होगी, आप किस रणनीति से कांग्रेस अंदर जाएगी और क्या? देखिए, हमें आज खुद बड़ा इस बात का बड़ा दुख था कि हमें वेल में जाना पड़ा। पिछले 1 बरस से हम आज तक वेल में नहीं गए, लेकिन क्योंकि किसानों के हितों का मुद्दा है तो हमें मजबूर होकर के वेल में जाना पड़ा, और हम सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अभी भी जब दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसमें भी हम पुरजोर इसी बात का दबाव बनाएंगे कि अगर सरकार कोई मन में ये बात है कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो इंक्वायरी कराएं। दबाव बनाएंगे, अगर सरकार दबाव में नहीं आती, नहीं मानती, तब क्या वॉकआउट होगा या फिर आप बात मानकर सदन की कार्रवाई को चलेंगे? नहीं, वॉकआउट तो हम कर चुके। आज तो हम इस सरकार को विवश करेंगे। जो भी हमारे पास रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी हमारे पास वो सुविधाएं हैं उनका उपयोग करेंगे, और प्रजातांत्रिक तरीके से, कानून के तरीके से सरकार को बाध्य करेंगे। अगर ये अंदर नहीं मानेंगे तो चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, ये लड़ाई अंतिम छोर तक हम लड़ेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस के कड़े तेवर, कड़े रुख आप देख रहे हैं। करण दलाल हमारे साथ, उन्होंने स्पष्ट किया कि वॉकआउट हम कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बावजूद इसी रणनीति के तहत कांग्रेस अंदर जाएगी, पूरा दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश करेगी। अगर सरकार, जिस तरह से बीजेपी के जितने भी बड़े नेताओं से हमारी बात हुई है, वो ये मानने को तैयार नहीं है, कैटेगोरिकली स्टेट कर चुके हैं कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। और बासमती की हुई है, वो जाके आप देख लें, बड़े बड़े दिल्ली के आसपास के गोदाम जो है वहां पर पड़े हुए हैं और किसानों को कम लागत पर खरीदा गया। और जब वापसी किसान मिलर से जब सरकार परचेज करेगी तो ये जो बासमती खरीद हुई है ये नहीं देंगे, इसकी जगह पर दूसरा घटिया क्वालिटी का। अगर दोबारा अंदर बुलाते हैं तो फिर कौन से और मुद्दे कांग्रेस उठाएगी? देखिए, मुद्दे हमारे पास बहुत हैं। बिजली के बिलों को देखा होगा, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हुआ, आत्महत्या, लाखों रुपए का बिल आया, और ये मांग लेकर हम लोग धरने पर भी बैठे। लेकिन सरकार की बेसिकली 9 सिखियों की सरकार ये है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री जो है और उनके विधायक जो है, उनको मुद्दों का मालूम नहीं है। वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि उनको जो बिजली का मामला जो था और जो बहुत से और मुद्दे जो हैं, खासतौर से हमने कल दलितों के उत्पीड़न का मामला जो है उठाया, इनको क्यों नहीं लगता कि इस पर जांच करवाई जानी चाहिए? इनको मुद्दों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र में है, जनता जो है ये सड़कों पर जाएंगे तो इनको पता चलेगा। क्योंकि आज ये पंचायत चुनाव तक करवाने की स्थिति में ये सरकार नहीं है। इनको मालूम है कि इनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जो हाल इनका बिहार में हुआ है, अगर आज हरियाणा में लोकतंत्र में ऐसा पॉसिबल हो, चुनाव हो, तो मैं कहती हूँ पूरी तरह से इनका सफाया होगा। हर वर्ग, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, कर्मचारी, सभी के सभी लोग बहुत दुखी हैं। और कोई प्रिविलेज्ड मोशन भी क्या कांग्रेस लेकर आई? इस तरह की बात आई थी अनिल विज के खिलाफ की, उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। देखिए, अनिल विज जी ने जो है कल ये कहा था कि मैं विधानसभा में जो है क्लिपिंग में दिखाऊंगा, ऑडियो क्लिपिंग, आप वीडियो क्लिप, सब कुछ अवेलेबल है। ग्रीवेंस की जो मीटिंग होती है, हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हम लोग रहे। हाँ, कुलदीप शर्मा जी जो है इस पर प्रिविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं। जरूर हम समझते हैं कि जो प्रिविलेज इशू है, कुलदीप शर्मा जी को जिस तरह से चौटाला साहब ने आके धमकाने का काम किया, उसके अलावा अनिल विज जी हमेशा गब्बर की भूमिका रहते हैं और संगीता कालिया को, शायद वही वाला कालिया वो समझ के उनको धमकाने लग गए थे। मंत्री हैं, उनको मान मर्यादा में रहना चाहिए, ठीक है, अफसरों को भी रहना चाहिए। शोले के बाहर निकल आए। और हमारे पूर्व स्पीकर रहे हैं कुलदीप शर्मा जी, जब उन्होंने कहा है वो भी प्रिविलेज लाएंगे। करण सिंह दलाल जी ला रहे हैं। बहुत मुद्दे हैं कांग्रेस के पास और सत्ता पक्ष जो है कुछ भी काम करने की स्थिति में नहीं है। थैंक यू सो मच। गीता बुक्कल ने ये कहा है कि सरकार 9 सखियों की है और 9 सखी की सरकार।
चलिए इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसा है, जो व्यापक रूप पे धान का घोटाला हुआ है प्रदेश में, उसकी खरीद में हजारों करोड़ का हुआ है और पूरा विपक्ष इसकी मांग रहा है कि इसकी जांच करी जाए हाई कोर्ट के जज द्वारा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और सही पता लग जाए। लेकिन सरकार का रवैया बड़ा अड़ियल रवैया है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं है और इसी वास्ते हमारे साथियों ने मांग रखी, कल भी रखी, आज भी रखी, लेकिन उनको नेम कर दिया गया। और लेकिन यहाँ पे बहुमत के बल पे हमारी यहाँ पे तो आवाज दबा सकते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में लोगों की आवाज नहीं दबती है। हम लोगों के पास जाएंगे और किसानों के हित के लिए पूरा। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। आतंक का मुखौटा, हजारों बेगुनाहों का कातिल, मौत का सौदागर, हिंदुस्तान में हिमाकत। क्राइम रिपोर्ट में देखिए सावधान इंडिया पार्ट 2। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। वो बासमती के सुपीरियर क्वालिटी का है, उसमें सदा ज्यादा भाव मिला है और पहले आदेश भी ये दिए थे कि एमएसपी के भाव पे इसको प्रोक्योर कर लिया जाए, अलग अलग एंट्री की जाए मार्केटिंग मोड में। लेकिन 29 तारीख को लेटर विड्रॉ कर लिया गया सबको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो राइस मिलर्स हैं, जो खरीद करके ले गए हैं, उनको लेवी देने का जब समय आएगा तो वो कोई सा भी वो चावल दे देंगे। 1509 आज जो है बासमती के भाव के बराबर बिकता है और दूसरे चावल का इससे भी आधा कम है, तो उस हिसाब से लगाए तो हजारों करोड़ों का घोटाला बनता है। और इसको जांच का विषय है, जांच कराने में क्यों संकोच है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। नहीं, ये तो बात है, ये 5 की तरफ से अखबार में छपा था, ट्रिब्यून में मैंने खुद पढ़ा था। इन्होंने स्वीकार किया है, जैसे हमने कहा था कम से कम 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो इन्होंने स्वीकार किया है नहीं, मिलर्स को कोई 39.6 करोड़ का लाभ हुआ। सवाल इस बात का नहीं, सवाल 40 करोड़ मानते हैं या 2000 करोड़ एक्चुअली है, तो साफ आ जाना चाहिए। और वो केवल एक ही तरीका है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा इसकी इंक्वायरी हो। और आज कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? ये जो है ज्वलंत मुद्दा है और बड़ा भारी घोटाला है। आज जो कल सरकार का रवैया रहा है, कोई जांच जो
हमारी मांग थी, पूरे विपक्ष की मांग थी कि हाई कोर्ट के जज द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि ये हर आदमी कंसर्न है। इस रवैये से हम संतुष्ट नहीं है। आज भी ये मुद्दा उठेगा और ये पूरे हरियाणा के किसानों का मुद्दा है। और क्या मुद्दा उठा सकती है कांग्रेस आज? बिजली के बिलों का जो इन्होंने आश्वासन दिया था, जिस प्रकार से बिजली के बिल दिए गए हैं, कमर तोड़ी गई है आम आदमी की, उसको वो उठेंगे। ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं, उठेंगे। कांग्रेस का आज क्या रुख रहेगा सर? कांग्रेस का जो रुझान है, जो रुख है, रवैया है, वो यही है कि किस तरह से इस बेदर्द सरकार से हरियाणा के लोगों को बचाया जाए। जो ये सरकार किसानों के साथ, कर्मचारियों के साथ, व्यापारियों के साथ, नौजवान बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, वो तमाम मुद्दे हमने हरियाणा की विधानसभा में कल भी उन मुद्दों पर पूरा जोर दिया था। जैसे कि धान की खरीद में जो सरकार की शह से जो घोटाला हुआ। कल आपकी बात नहीं मानी गई, न्यायिक जांच की मांग जो है विपक्ष ने उठाई थी, क्या आज भी ये मुद्दा उठा सकते? बिल्कुल, आज भी ये मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा जो नकली बीज, गेहूं का जो नकली बीज हरियाणा में सरकार की मिली भगत से जो किसानों को बांटा गया है, उसका भी मेरा कॉलिंग अटेंशन मोशन है, उसका भी मुद्दा हम उठाएंगे। दूसरा, जो अनिल विज जी ने कल गुमराह किया है सदन को, जो फतेहाबाद वाले मामले में, उसके लिए मैं अनिल विज जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आज मूव कर रहा हूँ। तो अगर आज भी जो आपकी बात, कांग्रेस के सदस्यों की बात अगर नहीं उठने दी जाती है या मांग नहीं मानी जाती है, तब क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ी हाईकोर्ट जाएंगे। हर जो भी राष्ट्रपति जी हैं, गवर्नर साहब के वहां हम जा चुके हैं। जो भी कानूनी तरीके से हमारे सामने जो रास्ते हैं, हम सब रास्तों को अपनाएंगे। ये करंदलाल थे, कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे आज जो है कांग्रेस जो बड़ा मुद्दा लाने वाली है, वो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खिलाफ प्रिविलेज मोशन की मांग करेगी, क्योंकि इनका कहना है कि सदन को गुमराह किया है। बार बार विपक्ष के लोग जो है ना उसको उठाते रहे। हमने कहा कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो करने जा रहे हैं, तो वो उस बात से को भी मानने के लिए तैयार नहीं। केवल मात्र सिर्फ किसान का दिखावा करना उनका एकमात्र उद्देश्य है, और वो किसान को भ्रमित करके सिर्फ अपनी राजनीति। तो सब कल हुड्डा साहब ने भी कहा था कि फिजिकल वेरिफिकेशन से कुछ नहीं बनेगा, एक जांच कमेटी बनाई जाए, चाहे सीटिंग जैसे जांच करवाई जाए। वही हमने किया है ना, हम इंटर डिपार्टमेंट जो है ना फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे। अपने डिपार्टमेंट से हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, और उसमें एक अधिकारी की भी हम जिम्मेवारी लगाएंगे जो उसको जो है ना उनके साथ होगा, और उसकी जो है। मैंने सुझाव दिया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से अच्छा कि आपको विधानसभा की कमेटी बना दी जिसमें सभी दलों ने। हम डिपार्टमेंटल नहीं करा रहे, हम दूसरे डिपार्टमेंट से कराएंगे। उसमें मार्केट कमेटी का भी आदमी, विधानसभा कमेटी से करवाने में क्या है, इसका भी होगा। देखिए, ये कराने को तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब कोई घोटाला हुआ ही नहीं, सारा मामला जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो धान की खरीद जो है वो कम रेट पर हो रही थी, हमने एक सप्ताह पहले जो है ना धान की खरीद शुरू करवाई। और जो 1509 की ये बात करते हैं, 1509 उस समय 1000-1100 रुपये और 900 रुपये तक भी बिकी है। और जिस दिन हमने खरीद का निर्णय लिया, तो उसी दिन मार्केट के अंदर रेट जो है ये 1500-1600 रुपये चले गए। किसान को 300-400 करोड़ रुपए का किसानों को फायदा हुआ। तो इसमें जो है ना किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। और ये जो कांग्रेस ने कहा किसानों की, ये जो बात कर रहे हैं कि किसानों को कम दिए गए, पर्ची ज्यादा की काटी है, तो ये मैंने कल जे फार्म भी मैं विधानसभा में लेकर के आया था। इन्हीं की सरकार, कांग्रेस की सरकार के जो है ना 2010 से लेकर के 2014 तक के मैं जे फार्म लेकर के आया था, जिसमें क्योंकि कई बार किसान जो है उसको जल्दबाजी में अपनी फसल को काटता है। जैसे आजकल कंबाइन से हार्वेस्टिंग होती है, और उसमें जो है ना मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है। हमारी सरकार का जो नॉर्म है वो 17% मॉइस्चर है। 17% मॉइस्चर अगर कोई किसान लेकर के आएगा तो उसको पूरे दाम 1450 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि किसान रात में कई बार काटता है तो उसमें मॉइस्चर लेवल ज्यादा, सर दाम मिल रहे हैं, पर्ची कट रही है, पैसा। मैं वही क्लियर है। जब किसान और माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। इसी बीच सदन की कार्रवाई अंदर शुरू हुई है और फिर से हंगामा हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कांग्रेस के जितने नेता हैं वो वेल तक दोबारा से पहुंच गए हैं और इस पूरे मामले को दोबारा से उठा रहे हैं। यानी कि सदन की कार्रवाई जो तकरीबन 20 से 30 मिनट तक स्थगित रही, उसके बाद शुरू हुई है। हंगामा अभी भी अंदर देख रहे हैं, आवाज। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आज तक जो मंडियों के अंदर धान आई है वो 42,42,000 मीट्रिक टन अनाज जो है मंडियों के अंदर है, और जिसका कुल रेट 6,150 हजार करोड़ रुपए जो है ना वो बनता है, और ये लोग कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ना बेवजह इस प्रकार का सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, सिर्फ किसानों को ये दिखाने के लिए कि हम किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, सिर्फ इसी प्रकार का इनका नाटक है और इनके पास मुद्दा नहीं है। चलिए बेहद शुक्रिया। तो बीजेपी के नेता ने अपनी बात रखी। हम आपको दोबारा से बता रहे हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा दोबारा से अंदर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेता अपनी अपनी सीट से उठकर दोबारा वेल तक पहुंच चुके हैं, वॉकआउट करने की दोबारा से बात कर रहे हैं, और लगातार जिस तरह से अभी भी कुछ देर पहले करण दलाल ने हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि अंदर जाते ही हम दोबारा से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और लगातार दबाव बनाते रहेंगे, और वो दबाव बनाते हुए हम अंदर देख भी रहे हैं। सदन के अंदर हंगामा जोर शोर से चल रहा है। विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि हम कार्रवाई नहीं चलने देंगे अगर आप घोटाले की इंक्वायरी मार्क नहीं करते हैं, लेकिन सरकार उसी तरीके से अभी भी सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिश कर रही है। तो एक बार बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये जो एडजॉर्नमेंट हुआ था, इसके बीच भी जो गतिरोध है उसे खत्म करने की जो बातचीत के जरिए कोशिश की गई थी वो नहीं हो पाई है। इसने सदन से वॉकआउट किया है, किस मुद्दे पर वॉकआउट किया है आइए जानते हैं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। हुड्डा साहब, कांग्रेस ने किस मुद्दे पर वॉकआउट किया? ये धान की खरीद में जो घोटाला हुआ है, जो हरियाणा के किसानों के साथ धोखा हुआ है, उसकी जांच का जो है पूरे विपक्ष की मांग की जांच कराई जाए, या सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा या सीबीआई द्वारा। लेकिन सरकार ने मांग जो है विपक्ष की नहीं मानी। ये तो लोगों की मांग थी, उसको कितना बड़ा घोटाला है ये धान घोटाला? हजारों करोड़ का। सर ये बताएं कि जो ये फतेहाबाद में एसपी का प्रकरण हुआ है और जिस तरह से आज सदन में मामला उठा, भाई ये तो कर्मचारी भी और जो भी है, जो भी उच्च पद पर बैठा है, सबको अपनी गरिमाएं रखनी चाहिए, जब भी लोगों की सेवा हो सकती है, प्रदेश का विकास हो सकता है। ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमें बता रहे थे कि कांग्रेस के वॉकआउट करने की वजह धान घोटाले की जो जांच की मांग की थी विपक्ष ने, उसे सरकार ने नहीं माना है, और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जो है पूरी तरह से सरगर्म थी सदन में। कांग्रेस से किरण चौधरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। किरण जी, आज जो पूरा सदन में हुआ, जिस तरह से हंगामा हुआ, पहले वॉकआउट की बात आई, फिर आप लोगों को नेम कर दिया गया, और अब ये सुनने में आ रहा है कि नेम्स को रिवोक किया गया है। क्या आप दोबारा सदन में जाएंगे? क्या क्या क्या? देखिए, कल जो है हमने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था, ये पैडी प्रोक्योरमेंट के जो बड़ा स्कैम हुआ है ये मैंने दिया था। एडजर्नमेंट मोशन तो लगने नहीं दिया सरकार ने, उसको कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर कन्वर्ट करा, और उसके ऊपर पूरी बहस हुई, और उसमें हमने खड़े होकर स्पष्ट रूप से ये बात कही कि बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा घोटाला है और किसान का मुद्दा है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है इसके अंदर जो है हेर फेर की बात हुई है, और उसके अंदर ये हो ही नहीं सकता जब तक अगर कोई किसी को संरक्षण ना दिया गया। तो इसके लिए एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि अगर आप सरकार इंक्वायरी करवाती है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सरकार ने उस समय हमारी बात नहीं मानी, तो हमने वॉकआउट करा। आज भी क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और ये सरकार का जो किसान का जो धान है उसका जो है बिल्कुल ही ऐसे दरबदर की तरह ही जो है धान जो है उसका बिका है। जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, किसकी बेकार। और आज गोदाम अंदर है 509 जो किस्म की वो जो पूसा 1509 जो है वो पूरी की पूरी भरी हुई है। किस तरह से जो है आम धान के साथ उसको मिलाकर जिनिंग करी गई है, और वो जिनिंग के अंदर किस तरह से जो है उन्होंने ये 1509 तो अपने पास रख लिया, और जो आम जो सरकार के पास आती है 67% वो वापस भेज रहे हैं। और वो जो है बासमती जो है उसका इतना जबरदस्त रेट है, जो रेट किसान को ज्यादा मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। तो इस बात के ऊपर आज हमने खड़े होकर इसके ऊपर भी ये बात कही कि आप सरकार हमें बताए, क्योंकि कल तो हमने वॉकआउट करा था कि सरकार हमें बताए कि सरकार इसके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहती है। लेकिन सरकार की मंशा तो सही है ही नहीं, आप देख ही रहे हैं। हमारे को सबको नेम करके भेजा, मैं भी उसमें नेम हुई, हम सब बाहर निकल के आए, हमारे को बाहर निकाला गया सदन से। पर बात यह है कि ये बहुत ही जबरदस्त घोटाला है, और इस घोटाला को जब तक कहते हैं ये सरकार इस पे नहीं
इसके ऊपर तजुर्बा देगी और इंक्वायरी नहीं, एक सिटिंग जज से इंक्वायरी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी इसको जबरदस्त तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने बोला संरक्षण दिया जा रहा है, किन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार? अब यही तो मामला है कि आप इंक्वायरी कर दीजिए। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, तो आप इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करिए, सिटिंग जज को बैठने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके नाम व्यापक तरीके से सामने आ जाएंगे। लेकिन सरकार जो ये मान नहीं रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। एक तरफ से जीरो टॉलरेंस की बात करती है और दूसरी तरफ से कहते हैं कि नहीं, हम ये करने के लिए तैयार नहीं है। जो मुद्दा जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, और हरियाणा हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा किसान भाई के साथ इस तरह की लुटाई हो तो ये कैसे सहन होगा? आज बड़ा अजीब देखने को मिला सदन में। कल इस मुद्दे पर इनेलो कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी, आज कांग्रेस ने हंगामा किया, लीड किया, वॉकआउट भी की भी बात हुई, नेम भी हुए आप, लेकिन इनेलो की तरफ से रुख बदला सा क्यों नजर? अब ये तो आप इनेलो से पूछिए और ये तो वो ही ज्यादा बता पाएंगे। ये बात तो ये है कि आज के दिन हर एक आदमी को जो सामने साफ नजर आ रही है और खासतौर से पूरे विपक्ष को इसके ऊपर पूरी तरह से एकजुट होकर करना चाहिए था, लेकिन इनेलो ने नहीं करा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या मंशा होगी। अच्छा, एक बात और, अभी खबर आ रही थी कि शायद रिवोक किए गए हैं नेम्स के, आज दोबारा आप सदन में जाएंगे, दोबारा से इस मसले को उठाया जाएगा? अगर रिवोक किया गया है और हमारे को बोला जाएगा तो फिर हम जरूर जाएंगे। और मुद्दा जो है, एक बारी जो मुद्दा उठ जाता है वो दोबारा से मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। तो हम जो है उसको, ये जो है बिजली का जो मुद्दा है, जहाँ पे इतना जबरदस्त तरीके से बिजली के जो बिल आ रहे हैं और सारे के सारे जो उपभोक्ता हरियाणा के अंदर हैं वो त्रस्त हैं, करोड़ों रुपए के बेचारों किसी को बिल दिए जा रहे हैं, 5-5, 6-6 महीने के इकट्ठे बिल दिए जा रहे हैं। बिजली की दरों की जो है वो इतनी बढ़ोतरी कर दी गई है, तो उसका मुद्दा जो है फिर उसको उठाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपको एक बात बता दें कि अब इसके बाद कांग्रेस तैयार है बिजली के मुद्दे पर बात करने के लिए, अपनी बात को उठाने के लिए। और हंगामा का अब अगर सदन में होगा, रिवोक अगर नेम कर दिए गए हैं, उसके बाद अगर कांग्रेस के लोग जो बाहर निकले थे वो अंदर जाएंगे, तो अब सदन में बिजली का मुद्दा गूंजेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। विपक्ष इस पर भी कई बार सड़कों पर उतर चुका है और सरकार को पूरी तरह से घेरने की रणनीति जो है वो बनी हुई है। चलिए, इसी बीच कृषि मंत्री ओपी धनखड़ से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन शायद वो यहाँ पर हमसे कुछ कहने से बचते हुए नजर आए। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ओनली केवल और केवल पॉलिटिकल मुद्दा है। अगर सरकार जांच के आदेश देगी काय को, जब कोई मुद्दा नहीं है, आप झूठ की क्या जांच कराएंगे? नहीं, झूठ की क्या जांच कराएंगे? नहीं नवजोत जी, कोई घोटाला नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता सरकार ने नहीं समझी। केवल उसके क्या इसका एक पक्ष माना। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल मुद्दे बनते हैं और मुद्दे चलते भी, और पॉलिटिकल मुद्दों को पॉलिटिक्स में नहीं रोका जा सकता। लेकिन जनता सब समझती है कि कौन से मुद्दे में तथ्य हैं और कौन सा मुद्दा तथ्य विहीन है। अगले साल किसान 1500 धान लगाए या ना लगाए, आप इसी रेट पे नहीं, निश्चित रूप से लगाएं। सरकार बिल्कुल सब तरह से जो कर सकती है, इस सरकार ने अपना बेस्ट किया है। आसपास के राज्यों से तुलना करें, हमारे दरवाजे पर लोग बेचने के लिए खड़े हुए थे, हम इस राज्य में सबसे अच्छा कर रहे हैं।
29 राज्यों से हमारी तुलना करें और तुलना करके समीक्षा करें। मुद्दा केवल मुद्दे के लिए उठाया जा रहा है, राजनीति के लिए उठाया जा रहा है। सरकार ने कहा कि हमारे पास एक भी किसान की शिकायत नहीं है। अगर किसी भी किसान ने शिकायत की होती कि मेरे खरीद के मानक पूरे थे और मेरा धान उसके बावजूद कम दर पे खरीदा गया, तो हम उस आड़ती का लाइसेंस तक रद्द करेंगे। ऐसी घोषणा मैंने पहले भी की थी और कल हाउस में भी की। लेकिन अभी भी विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास कोई भी एक भी किसान की शिकायत नहीं है। इश्यू केवल इश्यू के लिए। एक बार जब किसी इश्यू पर संपूर्ण चर्चा हो जाती है तो दोबारा से नहीं उठाते। ये भी विधानसभा की परंपरा है, लेकिन फिर से इन्होंने आज उस विषय को उठाया और गैलरी में आकर विधानसभा को चलने से रोका। इसलिए कांग्रेस के मित्रों को नेम करके डिप्टी स्पीकर महोदय ने बाहर भेजा। सरकार की तरफ से बिल्कुल पारदर्शिता है, एक एक बात पूरी खुली किताब की तरह से है। कल हाउस में भी बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। धान के 4 मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे। एक मुद्दा किसानों को कम दाम मिला एमएसपी से, सुस्पष्ट रूप से बताया गया कि जिसके मानक पूरे थे उनको पूरा दाम मिला। जिनकी कोई नमी ज्यादा थी, जिनने आड़ती से किसान ने आपसी बातचीत के माध्यम से उसको तुरंत बेचना चाहा, उसके कारण से उसको कोई 150 रुपये उसकी किसान की इच्छा के कारण से कम मिले। अगर वो अपना सुखा के लाता, 17% नमी पे लाता, तो कोई भी उसका कम नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने कहा पूरे प्रदेश में से एक भी किसान की शिकायत हमारे पास नहीं है। दूसरा मुद्दा 1509 का विपक्ष ने उठाया और 1509 के बारे में सुस्पष्ट कहा कि उसका भाव 1100 से 900 तक भी था और किसान की उससे कम पर खरीद हो रही थी। इसलिए सरकार ने केंद्र से निवेदन किया और निवेदन करके 1509 1450 पर खरीद शुरू कराई। जब उनको वो 1100 में मिल रहा था, 900 में मिल रहा था, तो उसमें घोटाला कैसे हो सकता है? उससे सस्ता मिल रहा था, हमने उससे उनका महंगा बिकवाया। और उससे भी आगे जाकर जो विषय उन्होंने उठाया उसको सुस्पष्ट किया कि एफसीआई केवल 2 ही प्रकार का धान, मोटा धान और बारीक धान, अलग अलग रेट पे लेती है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बांटती है। जब मिलर्स ने हमको ये कहा कि आप इसको कैसे लेंगे, इसके स्टैंडर्ड तय करो, तो हमने केंद्र से बात की तो केंद्र ने कहा हमको स्टैंडर्ड तय नहीं करेंगे, हमको तो 2 ही प्रकार चाहिए होते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इसलिए दूसरा पत्र भेजा कि भाई हम फिर आपका वो कह रहे थे कि इसमें कम मिलेगा, हमको 2 टन ज्यादा हो जाएगी, इसमें से कम निकलता है। हमने कहा भी आपको मोटे धान के रूप में ही देना पड़ेगा, 67% देना पड़ेगा। और इसलिए दूसरा पत्र जारी हुआ, किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता उसमें नहीं है, वो भी सुस्पष्ट रूप से कहा। तीसरा विषय अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव, वो कांग्रेस के जमाने में भी 2012 में 1700 बिक रहा था, 13 में अच्छे भाव मिले, 3500 तक गया, 14 तक चुनाव आते आते फिर डाउन आ गया, 15 में डाउन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव पर कोई भी राज्य सरकार किसी भी प्रकार का रोल अदा करने में सक्षम नहीं होती है। केवल एक रूप हम उसमें सोचते हैं जो आने वाले समय में कि कैसे एक थर्ड पार्टी के रूप में कोई एक, जैसे बाजरे में खरीद होने से बाजरे का भाव बढ़ गया, तो क्या सरकार की कोई एजेंसी एक खरीदार बन के है, मार्केटिंग बोर्ड उसमें आ जाए तो केवल जो मोनोपोली है उससे आगे निकला जा सकता है। किसी समूह के लोग मोनोपोली बनाकर भाव को कम ना रखें। और चौथा विषय जो है वो विषय है कि भाई कुछ खरीद ऐसी हुई है जो वास्तव में खरीद नहीं हुई, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर ऐसी कोई जानकारी है तो निश्चित रूप से हम उसी आपकी सूचना के आधार पर ही हम उसकी जांच करा रहे हैं। कहीं भी गोदामों में जितनी खरीद जिस सेलर ने की है, अगर उसका स्टॉक कम पाया गया तो निश्चित रूप से उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एफसीआर के लेवल के ऑफिसर से जानकारी करा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस का जिस प्रकार का आज रेल में आना था वो केवल एक पॉलिटिकल नाटक से ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए एमएसपी तय करना सीएसीपी और केंद्र सरकार उसको तय करती है। क्या आपने 1900 से ज्यादा मांगा? आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हो, नहीं एक मिनट। जो देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत वो कवर्ड है और उनको उस प्रकार से सस्ता अनाज मिलता है, सस्ता अनाज मिलेगा। हमने जो बाजार भाव कम था उसको लेकर ऊपर आए, उसको मदद करने का काम किया, उसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। आपकी सरकार आने के बाद
किसी ने बासमती से बाहर नहीं निकाली। जब वो मोटे धान से भी नीचे चली गई तो उसकी मदद के लिए हम आए, उसके लिए धन्यवाद करिए। मैंने ये पूछा कि आपकी सरकार ने नहीं, हमने किसान को जो 1100 में बेच रहा था, 900 में बेच रहा था, उसको 1450 दिए और उसके लिए किसानों की तरफ से हमको धन्यवाद मिल रहा है। ठीक है, आप मानते हैं जो एमएसपी निर्धारित किया किसान के फायदे के लिए बढ़िया था? देखिए, आपने 1900 से मांगा है किसानों की तरफ से और किसानों के कृषि मंत्री की तरफ से भी हमेशा और बेहतर दामों की अपेक्षा रहती है और हम लगातार करते रहेंगे। धनखड़ जी, आप ये बता दो कि 1509 धान की जो मिलिंग है, इस मामले में किसान और कृषि मंत्री एक ही पाले में होते हैं कि किसानों को और बेहतर दाम मिले। 1509 धान की जो मिलिंग है, 1509 धान की जो, मैं इसलिए आपसे ज्यादा बात करूँ क्योंकि चावल में मैं बहुत काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, और किसान भी जर्नलिस्ट के साथ, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 1509 धान की जो मिलिंग है, क्या वो सरकारी जो आप रेलवे में काटते हो चावल की मिलिंग, क्या वो लोग सक्षम है 1509 धान की मिलिंग करने में? निश्चित रूप से उन्होंने जो खरीदा है तो निश्चित रूप से हमको एफसी यानी वो करके हमको बदले में 67% के हिसाब से जितना धान लिया उसका देंगे। मुद्दा ये आएगा कि अब वो क्या करेंगे, 1509 धान उन्होंने परचेज कर लिया आपसे, ठीक है, और बाहर से मोटा चावल लाके आपको दे देंगे, तो 1509 चावल आपको मिलेगा। आपने इसके लिए क्या जो हमको नहीं, आपके पैमाने की जरूरत ही नहीं है। जब केंद्र सरकार नहीं है ना, नहीं उसी गलत कह रहा एक बिना मुद्दे। देखिए, जो बंदा उसको खरीद के 1100 में खरीद रहा था, उससे मैंने 1450 में खरीदवा दिया, ये अच्छा किया बुरा किया? नहीं, पहले क्या हुआ? नहीं, कभी नहीं कहा, वो अलग विषय था, नहीं बताया मैंने, दो बातें अलग अलग हैं। 1509 की खरीद भैया हद गिरते हैं ना, अचानक ही जैसे किसान की खत्म हुई, व्यापारी के दाम भी और हमारे अन्य स्वास्थ्य के साथ रेट बढ़ गए। भाई ये साइकिल तो आप वर्षों वर्ष का एक्सपोर्ट का साथ एक सिस्टम होता है, एक्सपोर्ट में ये साइकिल सालों साल का है और ये साइकिल सालों साल का है। और 1509 की खरीद तो पहली बार हमने सरकार से रिक्वेस्ट करके कराई। 1,72,000 मीट्रिक टन ये हमने 1509 खरीदा सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक। जो सवाल अंदर भी उठ रहा है, आप भी कोई ऐसे नहीं है, बड़ी नेता है, ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता। सवाल ये उठ रहा है इनका भी, क्या मिलर से 1,72,000 टन जो धान खरीदा था उसका 1509 चावल हमें मिलेगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी? ये विषय है। जितना भी चावल, चाहे वो 1509 है, चाहे वो मोटा धान है, चाहे बारीक धान है, फाइन है, सारे का चावल 67% के हिसाब से टोटल खरीदे हुए का एफसीआई को जाएगा ही जाएगा। ये हमको, हमारे पास दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये था कि 1509 के हम अलग से स्टैंडर्ड तय कराते, क्योंकि उसमें टूटन ज्यादा है, उसका जो हिस्सा है वो 62% मिलता है, उसके स्टैंडर्ड तय कराते, बदले में वो लेते। केंद्र सरकार ने कहा कि हम कोई अलग स्टैंडर्ड तय नहीं करेंगे, आपके कहने से हमने 1509 खरीद लिया है, हमको 67% के हिसाब से चावल चाहिए। जो आप 1450 का खरीदा है उनको वही 67% के हिसाब से दे दें। ओनली केवल और केवल पॉलिटिकल मुद्दा। सरकार जांच के आदेश देगी काय को, जब कोई मुद्दा नहीं है, आप झूठ की क्या जांच कराएंगे? नहीं, झूठ की क्या जांच कराएंगे? नहीं नवजोत जी, कोई घोटाला नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता सरकार ने नहीं समझी, केवल उसके क्या इसका एक पक्ष माना। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल मुद्दे बनते हैं और मुद्दे चलते भी, और पॉलिटिकल मुद्दों को पॉलिटिक्स में नहीं रोका जा सकता। लेकिन जनता सब समझती है कि कौन से मुद्दे में तथ्य हैं और कौन सा मुद्दा तथ्यहीन है। अगले साल किसान 1509 धान लगाए या ना लगाए, या आप इसी रेट पे नहीं, निश्चित रूप से लगाएं। सरकार बिल्कुल सब तरह से जो कर सकती है, इस सरकार ने अपना बेस्ट किया है। आसपास के राज्यों से तुलना करें, हमारे दरवाजे पर लोग बेचने के लिए खड़े हुए थे, हम इस राज्य में सबसे अच्छा कर रहे हैं। 29 राज्यों से हमारी तुलना करें और तुलना करके समीक्षा करें। 1509 मिनिमम एसपी भिजवाया, आज 1100 से रेट एकदम बढ़ा। आपका ये दावा बिल्कुल ये तो सच है, इसमें कोई शक नहीं है उस वक्त। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप
अब आपके लिए लेकर आए हैं